हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस अगस्त की पहली तारीख का करंट अफेयर मॉड्यूल। करंट अफेयर का आज का मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज जीके बूस्टर, करंट अफेयर बूस्टर। दे विल हेल्प यू टू improve on many things, not just competitive exam but also during your interview, because in the interview room they are asking questions on your conceptual understanding on particular topic. My dear students, आज हम आपके साथ ये 9 मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, we have been telling this important information that you can say if you want to learn current affair, the best way is your guided inquiry method. ठीक है, now what is this guided inquiry method? Inquiry is self, yes or no? You are asking something for your own self कि अच्छा ये क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, डिगना क्यों हुआ. But many times we, you can say, don't know about certain area of knowledge, and thereby what we end up is we're not able to develop a right kind of inquiry. So a mentor, a guide will help you कि ये मुद्दे में चल क्या रहा है. ठीक है, and then you will develop your own inquiry on that matter, and that is what guided inquiry method, and that is what we are going to do with you. Here comes the first part, that is an editorial on mob lynching. दोस्तों, we all understand what is the meaning of mob lynching. mob एक झुंड हो जाता है. ठीक है, उनके मन में ऐसा लगता है that the other party, that is other person, has committed some crime and they are against their own group of people, and they come in the large group and attack on them and possibly kill them. ठीक है, in India mob lynching is taking place on various matters. One of the matter is honor killing, another matter is cow vigilantism. That means cow और जो कैटल्स होते हैं उनको अगर कोई यू कैन से पर्टिकुलर यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो एक रूमर फैल जाती है कि अच्छा इन लोगों ने इस तरीके से गलत काम किया और सब लोग इकट्ठा होकर उसको मारने पहुंच जाते हैं. दैट इज नोन एज यू कैन से काउ विजिलेंटिज्म. ऑनर किलिंग देखा, काउ विजिलेंटिज्म देखा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, अलग अलग कारणों की वजह से. Primarily, this you can say mob lynching or any such kind of thing take place on certain vulnerable group. They become victims, majorly Muslims and marginalized sections of people. Supreme Court ने यूनियन गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया. कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा. ठीक है, सो इन लोगों को इन्होंने डांट लगाई. क्या डांट लगाई? व्हाट इज द इश्यू विच हैज टेकन प्लेस? द कोर्ट सेड दैट लुक, व्हाट हैव यू डन इन द पास्ट 5 years. ठीक है, आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया बताइए. ठीक है, दिस इज अ पिटिशन फाइल्ड बाय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंड दैट इज अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द वेरियस स्टेट्स. 2018 में Supreme Court had issued guideline emphasizing the state's duty to protect the citizen and prevent vigilantism. Finally, हम सब लोग साथ में एक स्टेट में रहते हैं और एक साथ जब रहते हैं तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अटैकिंग ऑन सर्टन माइनॉरिटी ऑफ पीपल. तो उन माइनॉरिटी की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना. ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माइनॉरिटी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, या इवन you can say छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल या इवन लार्ज नंबर ऑफ पीपल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है ना. ठीक है, और अगर स्टेट यही करने में नाकामयाब रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांट लगाएगा. ठीक है, दिस गाइडलाइंस इंक्लूडेड कि भैया आप अच्छे पुलिस ऑफिसर लगाइए. ठीक है, मॉब वायलेंस को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए अलग अलग एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन करिए. ठीक है, और ये उन्होंने 2018 में कहा था. 2023 में हम बैठे हैं. 2023 में when we are sitting in this scenario, still the mob lynching is going on. ठीक है, and government is not affected by this, and Supreme Court और यही एडिटोरियल का कहना है, this is all happening in the ruling BJP states. क्योंकि उनका कहना है, ऑथर का कहना है that it may
may be influenced by the ideology of ruling BJP. So whatever is the BJP's stand, that is ruling party stand, उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी जो विचारधारा है, वही विचारधारा शायद इन्फ्लुएंस कर रही है इन मुद्दों को, और इसकी वजह से ये दिक्कत पड़ रही है. अपार्ट फ्रॉम विजिलेंटिज्म, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजिलेंटिज्म? विजिलेंटिज्म का मतलब हो गया कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि रूल को इम्प्लीमेंट करने का काम उनका है, ठीक है, एंड देन दे इम्प्लीमेंट दोज रूल एंड दे देमसेल्व्स आइडेंटिफाई कि सामने वाला बंदा क्रिमिनल है और वही खुद सजा देने के लिए तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं विजिलेंटिज्म. सो नॉट जस्ट विजिलेंटिज्म बट सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट of minority communities have also triggered such kind of problem, because you can say जो social economic boycott minority का किया गया उसको ruling party ने support कर दिया कि अच्छी बात है, आप उनको boycott कर लीजिए. When you boycott them it is good, and thereby mob lynching takes place. कोर्ट का order are essential to hold the state agencies accountable. तो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्टेट का ऑर्डर, सॉरी कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है. हाउएवर इस मिनेस को, इस बदी को टैकल करने के लिए नॉट ओनली द कोर्ट कैन हैंडल दिस, इट इज अ कंसर्टेड एफर्ट ऑफ वेरियस सिविल सोसाइटीज आर रियली इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज है कि देश के अंदर फ्रेटर्निटी की भावनाओं को डेवलप करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, एंड ऑलवेज अवॉइड टाइप कास्टिंग certain kind of people as you can say बाहर वाले, है ना, ये बहुत होता है, घर वाले बाहर वाले, ठीक है. हमने देश को अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर तोड़ने के लिए बड़ा रोक लगाने की कोशिश करी थी, देश को हम ऐसे तोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, पर फाइनली तोड़ना ही पड़ा, है ना, पूरे देश को अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर. और उस लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर भी आज झगड़े होते रहते हैं कि आमी दिस तुम्ही, है ना, काइंड ऑफ थिंग. So that is where the problem is. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया तमिलनाडु का कि कैसा एक तमिलनाडु एक नाम का स्टेट है जो हिस्टोरिकली वेरी एक्टिव सेक्युलर स्टेट रहा है, रैशनल मूवमेंट का स्टेट रहा है, और यहाँ पे बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं इस तरीके के वायलेंस के. क्यों कम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होता है, और जो है ना यू कैन से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ जाकर अपनी बातें करता है, तो इसलिए वो सेक्युलर रहता है. सो देयरफॉर कंक्लूजन ये कहा इन्होंने, टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस and atrocity against the minorities or ordinary citizen, we should not just rely on judicial intervention, but we should also focus on comprehensive efforts at all levels. ये उन्होंने कहा. ठीक है, is that very clear? Very good. अब हम चलते हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो सैम ऑल्टमैन जो लेकर आ रहे हैं. सैम ऑल्टमैन नाम सुना होगा आपने, ठीक है. ही इज द CEO ऑफ, you can say, OpenAI. OpenAI is your ChatGPT. Yes or no? ChatGPT OpenAI बनाता है और ये उसके CEO है, और OpenAI को सपोर्ट करने वाले इलोन मस्क और बहुत सारे और लोग, ठीक है. और उनका ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट. क्या है भैया प्रोजेक्ट? ध्यान से सुनना. वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट. क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा, चलिए समझते हैं दोस्तों, है ना. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, ठीक है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये अनाउंस किया दैट वी आर कमिंग अप विथ वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट. व्हाट इज वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट? ठीक है, प्राइमरली एक डिजिटल नेटवर्क बनाने की बात है. नोट करना, बड़ा महत्वपूर्ण है. उसके इम्प्लीकेशन आगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, और कितना अच्छा होगा, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है, किसने उसको अपोज किया, ये सब बात समझते हैं. वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है that they are going to create digital network where हम सब लोग, आप और मैं, हम सब लोग उसमें अपना कोई स्टेक मांग सकते हैं, ठीक है, और हम इस डिजिटल इकोनॉमी में ज्वाइन करेंगे. डिजिटल इकोनॉमी में आज आप और मैं कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? वी आर पार्टिसिपेटिंग थ्रू आवर फोन, दैट्स ऑन फिजिकल फ्रंट, बट मेजरली वी एंटर, ध्यान से सुनना, majorly we enter through an email or a mobile number. समझ में आया?
ठीक है। अब ये ईमेल और मोबाइल नंबर किसी ने हैक कर दिया या किसी ने उस मोबाइल नंबर को कहीं गलत यूज़ कर दिया, तो आप उस मोबाइल नंबर को फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर आपकी सब जगह पे डिजिटल नेटवर्क के अंदर जो आपकी एंट्री है ना, वो नए नंबर से लानी पड़ेगी। तो बड़ा दिक्कत वाला काम है, समझ रहे हैं ना, बड़ी चैलेंज है। कल उठ के आपका ईमेल हैक हो गया, आपका मोबाइल नंबर बिगड़ गया या मोबाइल नंबर हैक हो गया, आपको चेंज करना है, तो आपके डिजिटल नेटवर्क में आपको पूरा बदलाव करना पड़ेगा। So this Sam Altman comes up with a biometric project called WorldCoin project. It is going to create digital network. आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाएंगे आपकी आइरिस स्कैन कराकर। क्या होगा, आपकी आइरिस स्कैन करी जाएगी, आइरिस स्कैन करने के बाद उसका एक कोड जनरेट होगा और वो कोड आपको डिजिटल नेटवर्क में एंटर करने का आपका पासकोड होगा। अब आपकी आइरिस और उसके साथ कनेक्टेड कोड और कोई तो छीन नहीं सकता, उसका हैकिंग तो हो नहीं सकता, आपकी अब आइरिस को कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो उनका एम क्या है कि वी आर क्रिएटिंग, you can say, digital network where you can participate by your iris, simple, ठीक है। और ये iris कैसे क्रिएट होगी, है ना, अब बड़ा सवाल है, आइरिस क्रिएट कैसे होगी, उसका डेटा कैसे जनरेट होगा, चलिए समझते हैं, ठीक है। दे सेड दैट वी आर क्रिएटिंग एन डिवाइस कॉल्ड ऑर्ब। डिवाइस क्या है, ये रहा आपके सामने ऑर्ब। क्या डिवाइस है, ऑर्ब। समझ में आया? ऑर्ब नाम का डिवाइस है जो वर्ल्ड कॉइन वॉलंटियर्स के पास होगा। दे विल बी नोन एज ऑर्ब ऑपरेटर और ऑर्ब वॉलंटियर्स। दे स्कैन पर्सन्स आइरिस पैटर्न, ठीक है, एंड वहां से, है ना, उनका बायोमेट्रिक डेटा क्रिएट होगा और उनको एक वर्ल्ड आईडी मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ल्ड आईडी, ठीक है, एक वर्ल्ड ऐप के द्वारा ये मिलेगा। नाम ही उसका वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट है, सब कुछ जगह पे वर्ल्ड वर्ल्ड आएगा। ये सर नो, समझ में आया? सो वंस यू गेट वर्ल्ड आईडी, ठीक है, एंड वर्ल्ड ऐप, एंड व्हेन यू आर, लेट्स से, अभी तो इंसेंटिव दे रहे हैं कि जब आप अपना ऑर्ब के पास जाकर अपनी आइरिस दोगे तो वो आपको कॉइन देगा। क्या देगा, जब आपका विलिंगनेस है कि आप एंटर कर रहे हो तो हम आपको कॉइन देंगे, वो उसको नाम दिया जाएगा वर्ल्ड कॉइन। अब ये वर्ल्ड कॉइन आपको जो मिलेगा, आप कुछ अलग अलग तरीके से वर्ल्ड कॉइन इकट्ठा कर सकते हो बाद में, है ना। वर्ल्ड कॉइन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेरियम या इथर में कन्वर्ट किया जाएगा, विच इज अ क्रिप्टो करेंसी, और उस नेटवर्क में जाकर आप डिजिटल एक्टिविटी पे काम कर पाएंगे। ये सर नो, ठीक है। उनका कहना है कि वर्ल्ड कॉइन का के अंदर स्कैन, आइरिस का स्कैन जरूरी क्यों है? तो ऑल्टमैन का कहना है कि हमने एक एक्सपीरियंस देखा इंडिया में, आधार कार्ड के साथ इन लोगों ने आइरिस स्कैन कर दी, एंड दैट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द सक्सेसफुल मेथड ऑफ, यू कैन से, यूजिंग पर्सन्स आइडेंटिटी एंड कनेक्ट इट विथ समथिंग इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से दिस इज अ फुल प्रूफ मेथड, ठीक है, इट इज अ फुल प्रूफ मेथड, ऐसा सैम ऑल्टमैन का कहना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो वर्ल्ड बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश है, जिसके अंदर आपको और मुझको डिजिटल नेटवर्क में जाना है, आप और मैं आज की तारीख में जो डिजिटल नेटवर्क में घुसे हैं, दैट इज थ्रू आवर ईमेल आईडी एंड दैट इज मोबाइल नंबर, ठीक है। हमें नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है तो नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल के द्वारा हम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारी गलतियां भी होती है ना, बहुत सारे फेक आईडी बन जाते हैं। तो यहाँ पे फेक आईडी की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है, किसी बंदे का आईडी हैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हाउएवर देयर आर क्रिटिसाइजर्स एंड देयर इज अ क्रिटिसाइजर कॉल, एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी थी, उसका एक विसल ब्लोअर था मिस्टर एडवर्ड स्नोडेन, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था, आपको पता होना चाहिए। प्लीज टेल मी हु इज अ विसल ब्लोअर, प्लीज टेल मी व्हाट यू मीन बाय विसल ब्लोअर, ठीक है ना, बताइए दोस्तों, हु इज नोन एज विसल ब्लोअर, बताइए। उन्होंने कहा कि जस्ट अ मिनट, आप काम कैसे करेंगे, आपने आइरिस ले लिया, है ना, आइरिस के बाद आपने आईडी जनरेट कर दिया, तो आइरिस तो कॉपी हो सकता है ना। तो ये बोलते हैं ना 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 ना, है ना, हमारा वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन जीरो नॉलेज, किसके ऊपर काम करता है दोस्तों, जीरो नॉलेज proofs, which is popularly known as ZKP। किसके ऊपर काम करता है, जीरो नॉलेज प्रूफ। कैसे काम करेगा,
जीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब हमने आपका आइरिस लिया, उसके बाद उससे एक कोड जनरेट किया, आपका आइरिस डिलीट हो जाएगा, उस आइरिस के साथ कनेक्टेड जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो एनक्रिप्टेड वर्जन में होगी, जिसकी वजह से आपका कोड जनरेट होगा, वो डेटाबेस में होगा। आप अगर चाहे कि नहीं मेरा डेटाबेस आइरिस के साथ ही रहे, तो वो आपकी मर्जी है। आप अगर डेटाबेस निकालना चाहो, डिलीट करवाना चाहो, तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरो नॉलेज प्रूफ है। नई टेक्नोलॉजी लाने की बात है कि भाई आपने जो एक बार इंफॉर्मेशन दे दी, वो इंफॉर्मेशन हम पूरा डिलीट कर देंगे और आपके आईडी जनरेट हो जाए। दैट इज अ वंडरफुल वे, ठीक है। हाउएवर एडवर्ड स्नोडेन कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके द्वारा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है, इसके द्वारा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो ही इज क्रिटिसाइजिंग दिस मैटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। समझ आया दोस्तों? ग्रेट। अगली टेक्नोलॉजी की न्यूज़ भारत के लिए, भारत का इसरो नाम की जो संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई, है ना, जो बैंगलोर में उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। नाउ इसरो इज ऑल्सो वर्किंग अ लॉट ऑन कॉमर्शियल एक्टिविटी। प्रीवियस कॉमर्शियल एक्टिविटी में अंतरिक्ष करके संस्था थी, इसरो का ही पार्ट था, इसरो की सब्सिडरी थी। अब हमने बनाई न्यू स्पेस, again से कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, NSCPL करके हमने संस्था बनाई है, जिसका काम है कॉमर्शियल एक्टिविटी करना। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा हमने सिंगापुर गवर्नमेंट के कुछ सैटेलाइट को स्पेस में लगाया, ठीक है। किसके द्वारा लगाया? हमारा PSLV। व्हाट इज PSLV? PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। क्या लगाया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नया नाम आ गया विच इज नोन एज NSIL, नेशनल स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का था, विच इज अ कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। अलग अलग कंट्री को कॉमर्शियली ये जाने में मदद करता है। PSLV का फुल फॉर्म पता है ना भैया? बताइए। GSLV क्या है ये भी बताइए, है ना। दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च जो हम करते हैं, वो हम करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। कहां से करते हैं हम? श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस मिस्टर सतीश धवन। सिमिलरली हम जो मिसाइल टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं भैया? मिसाइल टेस्टिंग। मिसाइल टेस्टिंग हम कहां करते हैं? मिसाइल टेस्टिंग वी डू इट एट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। वेयर आर दिस आइलैंड्स? प्लीज टेल मी द लोकेशन, ठीक है। और न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हम कहां करते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग वी डू इट एट पोखरन, ठीक है ना। चलिए बढ़ता, बड़ी मजेदार सी चीज हो रही है भारत के अंदर सिनेमेटोग्राफी के लिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952 में बनाया गया था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अंदर आता है। 2019 में हम ये अमेंडमेंट लेकर आने वाले थे। प्राइमरली ये अमेंडमेंट का ओवरऑल गोल था कि फिल्म पायरेसी के खिलाफ लड़ाई लड़े। वी ऑल नो फिल्म पायरेसी इज अ बिग इश्यू। वी ऑल गेट ऑल पायरेटेड आइटम्स ऑन टेलीग्राम। बड़े बड़े लेवल के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब ये बिल 2019 में तो पास हुआ नहीं, पर 2023 में इसका रिवाइज वर्जन आया, और रिवाइज वर्जन नॉट ओनली फोकसिंग ऑन फिल्म पायरेसी बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन फ्यू अदर एक्टिविटीज, ठीक है। क्या क्या एक्टिविटीज होगी इसके अंदर? 1952 एक्ट ऑथोराइजेस CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, उसका काम है फिल्म्स को सर्टिफाई करना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। क्यों स्टैट्यूटरी? क्योंकि एक स्टैट्यूट के द्वारा बनी गई है। यस नो, इट रिक्वायर्स मूवीज के अंदर कुछ कट करना, जैसे ओपनहेमर मूवी का आपने सुना होगा, ठीक है। किसी मतलब मिनिस्टर ऑफ INB ने ही उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया था कि इसका ऐसे कैसे कर रहे हो आप, कैसे अलाउ कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया था। हाउएवर उनके हाथ में वो पावर नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस लाने की बात है। क्या मेजर चेंजेस है समझिए, एग्जाम में अच्छे सवाल बनेंगे। पहला, एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरी बनाई गई, ठीक है। अंडर दिस एक्ट
फिल्म में बी सर्टिफाइड फॉर एग्जीबिशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मूवी के ऊपर आगे लिखा होगा यू सर्टिफिकेशन, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, तो वो आएगा गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन below 12 years of age, it is known as UA. If it is only for adults, then it is for A. Only to certain member of professional or certain class of people, like some document is meant for the doctors, document meant for lawyers only, because there are certain terms, terminology, certain kind of images are shown, then it is S. ये कैटेगरी थी. अब इस यूए कैटेगरी में कुछ नई कैटेगरी आ गई. क्या नई कैटेगरी आ गई? यूएस 7+, यूए 13+ एंड यूए 16+. समझ में आ गया? यूएस 7+, यूए 13+ एंड यूए 16+. तो अब उसके द्वारा कितनी कैटेगरी बन गई? एक. यहां पे हो गई आपकी टोटल 3 कैटेगरी, ये एक और ये एक, मिला जुलाकर आपके पास हो गई 3 6 कैटेगरी बन गई. There will be separate certification for television and other media. Films with A or S certificate will require separate certification for exhibition on television or any other media which is prescribed by central government. ये उन्होंने बोल दिया. बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए हमें. साथ में पायरेसी के लिए या अनऑथराइज रिकॉर्डिंग के लिए या उसके एग्जीबिशन के लिए पनिशमेंट डाल दिया. अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, मूवी के दौरान आपने अपने फ़ोन के कैमरा के द्वारा पूरी मूवी रिकॉर्ड कर ली और फिर बाद में आपने उस मूवी को रिलीज़ कर दिया, तो आपको 3 महीने से लेकर 3 साल की सज़ा हो सकती है. 3 लाख रुपये से लेकर 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म विल बी एप्लीकेबल ऑन यू. पुराने समय पे film का certification was valid only for 10 years. Now the film certification is valid for forever, perpetually. Yes or no? And then central government has certain power, ठीक है, वो इस amendment में डाल दिया. Something which is not affected is the OTT. ठीक है, content on OTT platforms are not covered. ठीक है, एज बेस्ड कैटेगरी जो OTT प्लेटफॉर्म को लगानी है वो सेल्फ रेगुलेटरी है. अमेजॉन वाला या नेटफ्लिक्स वाला अपनी मर्जी से कुछ करेगा, ठीक है, तो होगा करके. समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. कल हमने इस न्यूज़ के बारे में बात करा था, नाइजर प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, कि नाइजर प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम को मिलिट्री ने डिटेन कर दिया और म्यूटिनी लगाकर वहां पे कू कर दिया. क्या कर दिया? कू. सो व्हाट इज अ वर्ड? कूदाते. क्या वर्ड है? कूदाते. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूदाते? इट इज द मीनिंग ऑफ मिलिट्री कू. मिलिट्री कू का मतलब होता है फोर्सफुली मिलिट्री को यूज करते हुए सत्ता की भागदौड़ चेंज कर देना. दैट इज कॉल्ड कूदाते. नाइजर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद बाजोम. ठीक है, आपने देखा होगा माली, बर्किना फासो, सूडान, ठीक है, DRC, इन सब जगह पे दिस इज ऑल कमिंग अंडर साहेल रीजन, है ना. साहेल रीजन एक बड़ा वास्ट साउथ सारा डिजर्ट का पार्ट है और वहाँ पे पिछले कुछ सालों से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एंट्री करने की वजह से ये लड़ाइयाँ बहुत होने लगी है. ठीक है, उनमें से ये एक बड़ी लड़ाई है. उसी के साथ आप देखिए, नाइजर के जो मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले लोग थे कि भैया अच्छा मिलिट्री सत्ता आनी चाहिए थी, ठीक है, उन लोगों ने फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर हल्ला बोल दिया. याद रहे, फ्रांस वॉज रूलिंग ऑन नाइजर. नाइजर वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस. थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर ऑफ जनता. रिमेंबर द वर्ड कॉल्ड जनता. जनता वर्ड का मतलब होता है मिलिट्री रूलर. जस्ट लाइक म्यांमार में इट इज जनता विच इज रूलिंग, ऐसा है ना. समझ में आया? जनता, जनता का मतलब हो गया मिलिट्री. सो थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ जनता दे टुक ओवर नाइजर इन अ coup, ठीक है, where they came on the streets of capital. कैपिटल क्या है इसका? नियामे. कैपिटल का नाम क्या है भैया? नियामे. ठीक है, एंड दे वर चांटिंग द नेम ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट, है ना. रशिया को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग. दे ऑल्सो मार्च ऑन द फ्रेंच एम्बेसी, ठीक है, वेयर दे एक्चुअली lit the door on the fire. तो ये बड़ा पंगा हो रहा है, एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है ना. आपने देखा होगा स्कॉटलैंड की एम्बेसी
को है ना इराक में वहाँ पे अटैक हो गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के यहाँ पे भी मिलिट्री कू हो रहे थे। उन्होंने एक रेफरेंडम लगाया नया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और उन्होंने कहा कि भैया जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी जो मैक्सिमम टर्म होती थी 2 साल, मतलब 2 टर्म होती थी, उसको और बढ़ावा देते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके ये लगाने की कोशिश है। प्रेसिडेंट फॉस्टिन आर्चांजे तोदेरा, ठीक है, तोदेरा दैट्स अ नेम, ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर की अगली कोई न्यूज़ है, ट्विटर का नाम हो गया एक्स, ठीक है, और उन्होंने कानिये वेस्ट के अकाउंट को रीइंस्टेट कर दिया। कानिये वेस्ट को ट्विटर ने बैन कर दिया था क्योंकि पता नहीं वो भाई साहब कुछ न कुछ ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करते थे, ऐसा ट्विटर को लगा था और फाइनली उन्होंने इनको निकाल दिया। याद रहे दोस्तों, फ्रांस वॉज अ नाइजर वॉज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस, और नाइजर की जनता को लग रहा है कि फ्रांस इज प्लॉटिंग टू इंटरवीन मिलिटरीली टू रीइंस्टेट प्रेसिडेंट बजूम। याद होगा आपको ऑपरेशन बरखाने, ठीक है, जिसको भी पता है क्या है ये प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, स्टडी करिए और मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली क्या है। और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने इसको बंद करने का नाम बोला है, तो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन और रशिया के बीच में एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, जो मीटिंग इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ब्लैक सी ग्रेन का जो डील था, जो इस बार कोलैप्स हो गया, पूरा कोलैप्स हो गया, ठीक है। जो डील थी बिटवीन रशिया और यूक्रेन की, यूक्रेन से जो भी ग्रेन है ना ब्लैक सी के माध्यम से अफ्रीका में जाना चाहिए, उसके लिए ये डील थी जो कोलैप्स हो गई, जो रशिया ने उसको आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसलिए अफ्रीका के देशों को नुकसान हो गया, इसलिए अफ्रीका के देश है ना रशिया के साथ मिलने आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप ऐसा ना करें, तो उनके बीच में डील हुई थी। पुतिन ने कहा दैट रशिया इज विलिंग टू शेयर with the poorest nation some of the revenues generated as a result of increase in food grain prices caused by termination of Black Sea Initiative। ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, वो जो डील कोलैप्स हो गई, इसके द्वारा जो फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ गई, उस प्राइसेस से जो हमें बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा रशिया को, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार है, जो अफ्रीकन लीडर्स को नहीं पसंद आया, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग में ये इवेंट हुई थी और उसके अंदर अफ्रीकन लीडर्स ने इस रशिया समिट को छोड़ के चले गए। समझ में आ गया पूरा बैकग्राउंड? समझ में आना जरूरी है ये बैकग्राउंड क्या है, अफ्रीकन लीडर्स क्यों मिलने गए, अफ्रीकन लीडर्स की मीटिंग इतनी क्रूशियल क्यों है, क्योंकि अफ्रीका एक बड़े फूड क्राइसिस से पास हो रहा है। उनके पास फूड है नहीं, और फूड है आपके यूक्रेन और रशिया के पास, और वहां से जाना चाहिए आपका से ब्लैक सी के माध्यम के द्वारा, और ब्लैक सी माध्यम के द्वारा वो जा नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा वी वुड लाइक द ब्लैक सी इनिशिएटिव टू बी इंप्लीमेंटेड एंड ब्लैक सी शुड बी ओपन फॉर ऑल। अब यहां पे एक अच्छा सवाल पैदा होता है मेरा कि क्यों ये ब्लैक सी क्या इनिशिएटिव जब खत्म हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज इसके बारे में कुछ बड़ी बातें क्यों नहीं कर रही है, क्यों चाइना भी कुछ बोल नहीं रहा, अफ्रीका के लोगों की एक से इज्जत अच्छी नहीं है क्या, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी, ठीक है। एंड अगले 3 से 4 महीने में करीबन 7,25,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेन वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर ये डील साइन नहीं हुई तो इतनी फूड ग्रेन क्वांटिटी निकलना वहां से बंद होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक न्यूज, फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं डीकपलिंग फ्रॉम चाइना इज मियरली एन इल्यूजन। हम चाइना से कभी डीकपल नहीं हो पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकपल? डीकपल का मतलब होता है कि हम चाइना को, मतलब चाइना के साथ हमारा जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे। हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे,
ठीक है. वी आर टोटली अपोज टू द आइडिया ऑफ डिकपलिंग. द decoupling is an illusion. This is what the finance minister, Mr. Bruno Le Maire, told in a French embassy. There is no possibility of having any kind of decoupling between American, European and Chinese economy. ऐसा फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ली मैरी विद अ चाइनीज वाइस प्रीमियर हाई लाइफंग बीजिंग में जब मिले तब उन्होंने कहा. उसके सामने इटली ने क्या कहा? इटली ने कहा ज्वाइनिंग चाइना BRI. व्हाट इज BRI? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव था दोस्तों? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज ऑफ चाइना. किस चीज का इनिशिएटिव था ये? चाइना अपना ओल्ड सिल्क रूट और मैरीटाइम रूट को आगे बढ़ाना चाहता था, बहुत पुराना. तो इसकी वजह से उन्होंने BRI इनिशिएटिव करा और जो पुराने रूट्स थे उस रूट में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होते थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये उन्होंने डेवलप करने की बात करी थी, जिसको पॉपुलरली न्यू सिल्क रूट भी नाम दिया गया. बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करे. ठीक है, और इटली ने भी पार्टिसिपेट करा. इटली ने कहा being a part of BRI was an atrocious act. Why are they terming BRI as an atrocious? Word समझ में आ रहा है ना? Atrocious. Atrocious का क्या मतलब हुआ? Atrocious मतलब बहुत ही harmful, बहुत ही ज़्यादा बुरा, है ना? बहुत ही ज़्यादा बुरा. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? उनका कहना है कि BRI इसलिए atrocious है क्योंकि BRI के द्वारा चाइना ने अलग अलग देशों को लोन दी और लोन देकर उनको अपने इतनी महंगी लोन दी और वो लोग लोन नहीं भरपाई कर पा रहे, तो चाइना उन एरिया को अपने हाथ में ले रहा है. एग्जाम्पल इज श्रीलंका. श्रीलंका का एक हेम्बेनटोटा पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर, है ना, उन्होंने उसको लोन दिया, पोर्ट बनाने का काम दिया, चाइना ने पोर्ट बनाया और पोर्ट बनाने के बाद श्रीलंका उसको पैसा दे नहीं पाया, तो चाइना ने उस पोर्ट को 99 ईयर्स लीज पे ले लिया. क्या नाम है उसका? हेम्बेनटोटा पोर्ट. सिमिलरली चाइना ने पाकिस्तान को अंडर BRI एक नया सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम था CPEC. ठीक है, क्या नाम था उसका? CPEC. क्या नाम है उसका? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. क्या नाम है उसका? CPEC. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, ये उसका नाम है. कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये बिलियंस ऑफ डॉलर का है. सेकेंड फेज में दे आर प्रोवाइडिंग $60 बिलियन. उतना दे रहे हैं. कहां से कहां तक होगा? दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान टू काशगर सिटी इन चाइना. ठीक है, इतना बड़ा ये है और यहाँ पे बड़े पेमेंट दे रहे हैं ये लोग, बड़ा पेमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और लगाएंगे. पाकिस्तान भी इससे खुश नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ के खुश नहीं है, सरकार खुश है. ठीक है, इंडिया इस बात को पूरा अपोज करता है. इंडिया बोलता है कि भाई CPEC तो हमारे इंडिया ऑक्यूपाइड मतलब सॉरी हमारे जम्मू कश्मीर में से जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है ना, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए. दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज हैपनिंग. सुप्रीम कोर्ट इज creating, है ना, lot of we can say clear communication for गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भैया आप जो मणिपुर के अंदर जो काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बताइए ना पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो. गिव अस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 6000 FIR व्हाट यू हैव डन. ठीक है, जो करीबन 3 या 4 मई से, है ना, 4 मई से, ठीक है, 18 मई तक जो वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, उन इंसिडेंट्स में आप क्या कर रहे थे बताइए. देयर आर नो एक्सक्यूज वी कैन ग्रांट टू यू अगेंस्ट मणिपुर वुमेन वायलेंस. ठीक है, बराबर. ये क्या मॉब और पुलिस का नेक्सस है? बताइए. मॉब और पुलिस का ये नेक्सस जुड़ा हुआ है. ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं 0 FIR तो लगानी है. ठीक है, आज भी, ठीक है ना, आज भी
2 बजे इसकी हियरिंग होगी एंड विल गेट टू नो क्या सिनारियो क्रिएट होगा। मणिपुर का बड़ा प्रॉब्लम आज दिल्ली सर्विसेज, सॉरी नहीं आज नहीं कल, दैट इज 2 अगस्त से दिल्ली सर्विसेज बिल है ना इज गोइंग टू कम। अच्छा कल नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आज ही है ना, कंफ्यूजन हो गया, आज से ही है ना लोकसभा में ये बिल आएगा। क्या क्रिएट हो रहा है ये बिल, आपको याद होगा बैकग्राउंड हमने आपको बताया था, ठीक है, कि दिल्ली में जो सर्विसेज दैट इज IAS IPS ऑफिसर हो गए है ना, वो लोग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनको कौन सी जगह पे क्या काम देना, उसके बारे में पावर किसके हाथ में होगा। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पावर होना चाहिए हाथ में, चीफ मिनिस्टर के हाथ में, पर यहाँ पे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में करने की कोशिश करे। तो अब ये जो नया ऑर्डिनेंस बिल है उसमें एक नई अथॉरिटी क्रिएट करने का प्लान है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, NCCSA will be voting on transfer, posting, prosecution sanctions, disciplinary proceedings, vigilance and various other issues on service, that is services के ऊपर जो IAS IPS ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर, ठीक है। So thereby all group A civil services officer will be covered under this पर्टिकुलर अथॉरिटी। ये आने वाला है, उसका वैलिडिटी क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, हम देखने की कोशिश करेंगे। IIT बॉम्बे इज कमिंग अप विद अ न्यू बैच, उसका नया बैच चालू होने वाला है और उसके पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स लगाने की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर IIT बॉम्बे में काफ़ी पंगा हुआ था क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत होता है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC के नज़रिए से, ठीक है, और इसकी वजह से और वहाँ के बच्चों के ऊपर काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ये दिक्कतें ना हो इसके लिए IIT बॉम्बे इज पुटिंग अप दिस एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक पढ़ाई के एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके के रिजर्वेशन की बातें जो होती है जो अच्छी बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 370 की हियरिंग कल से चालू होने वाली है। वी ऑल नो आर्टिकल नंबर 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कनेक्टेड टू आवर जम्मू एंड कश्मीर। डिस्कशन ये नहीं होगा, नोट करना बिल्कुल ध्यान से, डिस्कशन इस बात का नहीं है कि आर्टिकल 370 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से क्या कंसिक्वेंस होगा और क्या कंसिक्वेंस अच्छा है बुरा है, वो बात नहीं है। बात यह है कि क्या आर्टिकल 370 को जो हटाया है ना, क्या वो लीगली अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है, उसकी कंसिक्वेंस सिविल लिबर्टी ऑफ द रीजन के ऊपर क्या हुई उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ यह बात का है कि क्या गवर्नमेंट ने लीगली इस बात को सही तरीके से किया या नहीं। समझ में आया दोस्तों? 4 साल पहले 2019 5 अगस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी मनमर्जी से ये ऑर्डर लिया था और उन्होंने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से, है ना, उसके ऊपर जो लग रहा था वहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा उसका स्पेशल स्टेटस हटाकर उसको जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, दैट इज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में तोड़ दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसी क्वेश्चन के ऊपर कि क्या लीगली ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं। आर्टिकल 370 was originally drafted with various qualification. It required consent of state constituent assembly for any abrogation. कोई भी चेंजेस हो गए उसके अंदर स्टेट असेंबली की जरूरत होगी, बट स्टेट असेंबली was disbanded in 1957, तो अब स्टेट असेंबली है नहीं। So union government used article number 367 to amend article 370, effectively abrogating its basic trust without obtaining consent of states democratically elected representative. आर्टिकल 367 के द्वारा स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये कोई भी पार्ट को चेंज करे। उन्होंने उस पार्ट को चेंज किया कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सो पिटिशनर ने यह आर्ग्यू किया दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको तो उसी तरीके से देखना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ पर हुई? कुछ हुई नहीं। यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स
that previous presidential order were made under Article 371D without altering text of Article 1 or Article 370. But 2019 order altered 367, not 370, which means we are able to do it. हमने कोई गलती करी नहीं है. हमने 367 हमारे देश के संविधान को बदला है. हमने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के अधिकारों को नहीं बदला है, 367 के पावर को बदला है. ठीक है. अब उसके द्वारा आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आती है, जम्मू कश्मीर के ऊपर इंपैक्ट आती है, तो हमारा क्या मतलब है? हम तो कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना. आर्ग्यूमेंट तो बहुत मजेदार है. ठीक है. केस विल ऑल्सो इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, विच मीन्स कुछ स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, ज़्यादा ऑटोनॉमी है, और कुछ स्टेट के पास है नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी थी और बाकी कुछ स्टेट के पास नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया ना. ठीक है. तो ये तो अच्छी बात नहीं है. कोर्ट्स डिसीजन is on the legality of president's order, and that is very significant moment for India. इन अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. अकीरा रैंसमवेयर वाज इन द न्यूज़. ठीक है दोस्तों, ये एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक का काम करती है. ये रैंसमवेयर है. रैंसम मांगती है भैया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर वायरस है, आपके कंप्यूटर में घुसेगा, विंडोज़ और लाइनक्स सिस्टम के द्वारा अंदर घुसेगा और आपके कंप्यूटर में बैठकर शांति से आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को छीन लेगा. और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बाद वो आपको अटैक करेगा. पहला, ठीक है, आपके ही डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे सबसे पहला, और उसके बाद आपको वो डेटा वापस देने के लिए आपसे रैंसम मांगा जाएगा. दैट इज नोन एज डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक. समझ में आया दोस्तों? बहुत अच्छी बात है. अगर विक्टिम इस चीज़ों को मतलब रिफ्यूज करेगा कि मैं नहीं देता, तो आपको बोलेगा मैं पब्लिक में शेम करूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक में डाल दूंगा. मेरा तो मानना है कि भैया पब्लिक में वो इंफॉर्मेशन डालना चाहे डालने दीजिए. क्या शेम होगा? कुछ शेम नहीं होगा. ठीक है. सबसे पहली चीज ये शेम वाली बात ही हटा दीजिए. जिस दिन है ना, अगर मानो जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल होता है लोगों को व्हाट्सएप कॉल आते हैं. ठीक है, न्यूडिटी वाले व्हाट्सएप कॉल आते हैं और फिर बोलते क्या रहे तुम तो न्यूडिटी वाले व्हाट्सएप एग्रीड. आप काय को शेम ले रहे हो? आप बोलो गलती से किसी ने मेरे को कॉल, मैंने उठा दिया, क्या करूं मैं, मेरी कोई गलती नहीं है. द टाइम समवन विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टेटस, ये जो रैंसमवेयर वाला अटैक है ना, वो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को कोई पब्लिक शेमिंग से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है. ये सब पंगा पब्लिक शेमिंग का है. तो इंडिया में किसने बोला रैंसमवेयर अकीरा को है ना ध्यान रखना है, कैसे पंगा करेगा, ये सब बताया हमें ये इंडिया का सर्ट इन ने. किसने बताया? सर्ट इन. क्या नाम है उसका? सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ये साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने में मदद करती है. सर्ट इन याद रहेगा दोस्तों. ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है. पिछले 7 सालों में अमेरिका में पहली बार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हुआ. फर्स्ट इन द 7 ईयर इन द कंट्री वेयर कन्वेंशनल रिएक्टर्स, ठीक है, आर गिविंग यू कैन से है ना बड़ा काम, नॉर्मली जो काम हो रहा है, और बाकी बड़े बड़े रिएक्टर तो वहाँ बंद हो गए थे. बराबर है. कहाँ पे हुआ? जॉर्जिया स्टेट में. जॉर्जिया स्टेट में वोक्टल यूनिट 3 एट वाइनेसबोरो नाम की जगह पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया गया है. याद रखिएगा दोस्तों, है ना. अभी हमने बात करी थी जनता वार्ड के बारे में. म्यांमार जनता एक्सटेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 6 मंथ. ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है. कल हमने बात करी थी आंग सान सुई ची के बारे में. आंग सान सुई ची, ये सुनो. ठीक है, इनको
गवर्नमेंट उनको प्रिजन से हटाकर गवर्नमेंट में डाल दिया। और अब म्यांमार जनता ने अनाउंस किया कि भाई ये 6 महीने का इमरजेंसी एक्सटेंशन है, ठीक है, ये उन्होंने किया। 6 महीने का इमरजेंसी एक्सटेंशन फरवरी 2021 से इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर हम यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लगा देंगे, ऐसा उन्होंने फरवरी 2021 में कहा था। वी आर सिटिंग इन 2023, ठीक है। मीन आंग हेलेंग, ये आर्मी चीफ जो वहाँ के म्यांमार की जनता को संभाल रहे हैं। स्वीडन के अंदर पार्लियामेंट के बाहर 2 आदमियों ने वापस कुरान को जलाया, ठीक है। पूरे मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ये बवाल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, सलमान मोमिका एंड सलमान नाजेम स्टॉर्म्ड द मुस्लिम होली बुक कुरान, ठीक है। उन्होंने उन पेजेस को फायर पे लगाया और ये दोनों लोगों को स्टॉकहोम में, है ना, स्वीडन में कोई पंगा हुआ नहीं भैया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ ब्लास्फेमी के लॉ ही नहीं है। काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये पता होना चाहिए। आंग सान सू की के बारे में कल हमने बात करी थी, वही न्यूज़ है आपके सामने, ठीक है। चलिए, ग्रेट। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस मॉडल फॉर द डे। आई एम श्योर दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। ये सब मुद्दों के ऊपर हमने बातें करी थी, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, हमें बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी। आपके कोई सजेशन हो तो भी बताइए कि किस तरीके से हम आपको डेली करंट अफेयर के साथ अवगत कराएं, क्या क्या काम की न्यूज़ आपके लिए है वो समझाने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।